हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपना आज का जो है नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। और प्रीवियस ईयर में यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सटेंशन के बारे में, शिक्षा प्रसार के बारे में 4 से 5 क्लासों में जो है अच्छे तरीके से अच्छे लेवल को कवर किया गया है। क्लासों के ऊपर जैसे कि 5 क्लास में संपूर्ण कराया गया है, बहुत बेहतर तरीके से कराया गया है। और मैं फालतू की बातें ना करते हुए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा, आप वीडियो को, हमें लगता है 3 घंटे का होगा टोटल, अगर मिलाकर चलेंगे 3 घंटे का होगा। तो उसको आप जरूर देखिएगा, उस देखेंगे तो आपका चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी और आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का अपना एक नया सब्जेक्ट है जो है इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग बेसिक चीजों को सीखेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक्स के बारे में कौन शब्द दिया, इकोनॉमिक्स शब्द किसने दिया, भारतीय इकोनॉमिक्स के जनक कौन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में देखेंगे। और इसका दूसरा टॉपिक रहेगा 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कृषि में जो आर्थिक सुधार हुए हैं, क्या क्या सुधार हुआ है हमारे जो है कृषि में, कृषि के क्षेत्र में क्या आर्थिक सुधार हुआ है, इसके बारे में कवर करेंगे। यानी कि 4 टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास में बने रहिएगा, क्लास लास्ट तक देखिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक चीजों में हम लोग क्या देखेंगे। पहले तो इकोनॉमिक्स जानते हैं, इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, धन का विज्ञान कहा जाता है। पहला प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, कहीं ना कहीं पूछा गया है, इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, धन का विज्ञान है। ठीक, तो ये चीजें देखेंगे हम। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स को देखेंगे। इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, धन का विज्ञान होता है, धन का विज्ञान होता है। ठीक है, तो जो भी एग्रीकल्चर में जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वही जो है हमारे क्या होते हैं, उसी के अंदर, इसके अंतर्गत आते हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। एक क्या होता है, सीमित संसाधन की बात करते हैं, दूसरा क्या होता है, असीमित संसाधन की बात, इच्छाएं की बात करते हैं। तो संसाधनों का प्रबंधन और चयन जो होता है, ये क्या है, आपका इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स में इसमें इसको दो तरीके से कहा जाता है। देखिए यहां से प्रश्न बने हुए हैं। अर्थशास्त्र कैसा है, कैसा संसाधन है, यानी कि इकोनॉमिक्स कैसा संसाधन है। आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स जो है सैद्धांतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जो है आपका सैद्धांतिक संसाधन है। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स क्या है, कैसा संसाधन है, सैद्धांतिक संसाधन है। और अर्थव्यवस्था क्या, कैसा संसाधन है, व्यवहारिक अध्ययन है। जो हमारे आपके व्यवहार में जो अध्ययन किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, सैद्धांतिक संसाधन को अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये दोनों चीजों आपको यहां से समझना है। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक्स है बीन डिराइव्ड फ्रॉम, कैसा शब्द है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है आपका ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, ओकोनिमिया। ठीक है, विच मीनिंग क्या होता है, हाउस होल्ड, एंड नॉमस मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट, यानी कि घर का मैनेजमेंट जो करते हैं। ठीक है, वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन किसने दिया, वेल्थ ऑफ नेशन, किसकी बहुत प्रसिद्ध बुक है, किसकी है, आपने बीएससी में पढ़ा है, एडम स्मिथ की है, वेल्थ ऑफ नेशन। कब दिया था, 1776 में दिया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आगे देखेंगे। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है इन्हीं की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एडम स्मिथ की। अब आते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है न्यूनतम संसाधनों में, यानी कि क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, न्यूनतम संसाधनों में अधिक उत्पादन, अधिक प्रोडक्शन पाना जो है, क्या होता है, अर्थव्यवस्था होती है। क्या है, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम संसाधन हो, है, यानी कि मिनिमम रिसोर्स हो, और जो होता है प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन क्या है आपका, मैक्सिमम हो, वही क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करते हैं
ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम बात किसकी करते हैं, हम जो है उसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ठीक है, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहते हैं। और उनकी पुस्तक क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन की इंपॉर्टेंट पुस्तक याद रखना। ठीक है, में प्रकाशित हुआ थी। और इन्होंने क्या कर सिद्धांत दिया था, टैक्स सिद्धांत किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है, तो विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। उनकी बुक क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। कब दिया था, 1776 में दिया था। और भारतीय इकोनॉमिक्स को के जनक किसे कहा जाता है, इंडियन इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का विश्वेश्वरैया है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से फ्रेंड ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र देखेंगे, तीन प्रकार के, तीन भागों में हम उनको बांटते हैं। एक आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, ठीक है, और कार्य के आधार पर, और या स्वामित्व के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है अपना जो है अर्थव्यवस्था, तीन भागों में। स्वरूप में देखेंगे प्राइमरी क्षेत्र और सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी क्षेत्र में जैसे कि हम लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर जितना आ जाता है, जो कार्य होते हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं, वो प्राथमिक में आएंगे। द्वितीयक हो गया इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो होती है वो उसमें आती है। और तृतीय क्षेत्र में सर्विस जो होते हैं वो सब आते हैं। अब आते हैं यहाँ जो होते हैं कार्य के आधार पर, एक संगठित क्षेत्र हो और एक असंगठित क्षेत्र जो बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर क्या है, सार्वजनिक और निजी संयुक्त क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड, ये जो है आपके अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। अब आते हैं स्वरूप के, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, क्रिया स्वरूप के आधार पर। अब हमने अभी पहला जो बताया है उसमें देखेंगे क्रिया स्वरूप के आधार पर जो है, इसमें देखेंगे पहला क्या आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, पहला क्या प्राइमरी, द्वितीयक सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, और टर्सरी सेक्टर में कौन आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो आते हैं वो चीज जो प्राकृतिक पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वो किस में आएंगे, आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, गांव में जो भी हो रहा है किसमें आएंगे, सब गांव में क्या क्या होता है, कृषि होती है, और इसके बाद पालन होता है, पोल्ट्री पालन होता है, और आपका शुगर पालन होता है। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, आपके प्राथमिक में आ जाएंगे। कृषि से समझिए, कृषि हो गया, पोल्ट्री हो गया, मत्स्य हो गया, गन्ना उत्पादन हो गया, ये किसमें आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। क्लियर हुआ, प्राइमरी सेक्टर क्लियर हो गया। द्वितीय सेक्टर में आता है निर्माण जो है, विनिर्माण, यानी कि जो शहर में इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, शहर हो गया, उसमें कारखाना, ये सब जूट फैक्ट्री, मिल, उद्योग, ये सब किस में आएंगे, आपके द्वितीय फैक्टर में आते हैं। क्लियर हुआ ये बात। प्राथमिक में कृषि से संबंधित जो भी है, कृषि हो गया, आपका पोल्ट्री पालन हो गया, मत्स्य हो गया, और आपका जूट मतलब गन्ना उत्पादन हो गया, ये सब किसमें आते हैं, आपके प्राइमरी। सेकेंडरी में आप इंडस्ट्री को समझ लीजिए, समझ लेना। ठीक, टर्सरी की बात करेंगे, जैसे परिवहन हो गया, पुलिस विभाग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फोन, ये सब हॉस्पिटल किसमें आते हैं, आपके टर्सरी में आते हैं। ठीक है, यानी कि जो है इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, ये आपका टर्सरी करता है। क्लियर हो गया इतनी बात। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं उत्पादन के कारक, फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर। तो प्रोडक्शन फैक्टर की जब हम बात करेंगे, कितने हैं प्रोडक्शन फैक्टर, आपके चार। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये आपको ध्यान रखना होगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, और आपका इंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक है, ये चीजें आपकी यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। पूछ लेगा फैक्टर, आप जो होता है फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। कैपिटल होता है, और देखिए कैपिटल मतलब जो मतलब पूंजी, आपके पास पूंजी कितना है। जब भाई पूंजी रहेगी तभी तो आप जो है करेंगे। इसके बाद लैंड हो गया, श्रमिक हो गया, और आपका इंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे जब, तो आते हैं संसाधनों में स्वामित्व या उत्पादन के आधार पर सरकार की भूमिका के आधार पर। ठीक है, अब इसमें समाजवादी
हमारी इकोनॉमिक्स कैसी है? मिश्रित इकोनॉमिक्स है ना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यही से पूछ लेगा, हमारी इकोनॉमिक्स कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय कृषि कैसी है? कैसी अर्थव्यवस्था है? तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक प्रश्न आपके यहाँ से एग्जाम में बनता है यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। हस्तक्षेप, बाजार शक्तियां, मांग व आपूर्ति व निजी स्वामित्व, ठीक है, अमेरिका, कनाडा आदि में, ठीक है, वहां की है। ठीक, अब समाजवादी की बात करेंगे, सरकारी हस्तक्षेप व स्वामित्व के, क्यूबा, उत्तरी कोरिया आदि में होता है। इसमें राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है इसे। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ बात करेंगे सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है। ठीक है, जैसे भारत भारत हो गया, स्वीडन हो गया और फ्रोन हो गया। ठीक, और स्वीडन और फ्रांस, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीनों हो गए। अब इसमें जो यहां से प्रश्न आपका बनता है, समाजवादी के देखेंगे, पूंजीवादी देखेंगे, समाजवादी देखेंगे और आपकी अर्थव्यवस्था देखेंगे। हाँ, मिश्रित देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इसके प्राप्तकर्ता कौन से थे? पूंजीवादी के, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के। पूछेगा प्रश्न, पूछता 100% पूछता है यहाँ से। ठीक है, विशेषता क्या है? प्रतिस्पर्धा। उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ। इसका उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ। इसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण के लिए, समाजवादी। ठीक है, और इसका क्या है? मिश्रित क्या है? जन कल्याणकारी, राज्य व सामाजिक न्याय। ये फ्रेंड उद्देश्य जो होता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों को जो है ध्यान रखिएगा इस तरीके से। इसके प्रस्तुतकर्ता कौन से थे? जर्मन के थे, कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, इसके क्या ब्रिटिश के थे? जॉन विडार्ड और किन्स थे। किन्स से आप ध्यान रखिएगा। तो इसके क्या है? पूंजीवादी के एडम स्मिथ। इसके कौन से? समाजवादी के कार्ल मार्क्स है। और इसके क्या है? किन्स थे। ये चीज ध्यान रखना। और इसकी विशेषता क्या थी? बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव था। ये चीजें, उद्देश्य तीनों का देख लिया। इसका क्या था? अधिकतम लाभ कमाना था। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। इसका क्या था? जन कल्याण था। इसका क्या है? जन कल्याण, कल्याणकारी, राज्य और सामाजिक न्याय। अब हम पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या थी? वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1776 में इनकी पुस्तक क्या है? द कैपिटल, दास कैपिटल। ठीक है, 1867 में। इनकी पुस्तक क्या देखेंगे? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी था। ये पुस्तक भी आपको यहां से ध्यान रखना है। कारण क्या था? 1929 की वैश्विक महामंदी थी। ये है। अब यहां देखें, जब उत्पादन के सभी चार कारकों, अभी हमने बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उद्यमी, ठीक, चार कारकों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, उसे क्या कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक, ये है चार फैक्टर आपके। और यहाँ देखेंगे प्रयोग सोवियत संघ 1917 और चीन जो है 1939 में किया था, 49 में किया था। जब उत्पादन के चार कारकों पर सरकार का अधिकार हो तो उसे क्या कहा जाता है? जो होता है समाजवादी कहा जाता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। सरकार, अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उपभोक्ता, वितरण व विनिमय को से जो है इसको संबंधित करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है तीनों को। अब आते हैं हम बेसिक चीजें, जो क्वेश्चन आपके यहां से बने हुए हैं एग्जाम में, उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये समझो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें रखे हैं। तो अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी बुक क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, 1776। और इकोनॉमिक्स को धन विज्ञान किसने कहा था? तो इन्होंने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था, धन का विज्ञान है। ठीक है, आधुनिक इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जेएम कीन्स थे। जो, ठीक, भारत में इकोनॉमिक्स के जन्म किसे कहा था? इंडियन जो होता है इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो विश्वेश्वरैया है। ठीक है, तीनों पॉइंट याद हुआ। भारत में
अर्थशास्त्र के पिता एडम एडम स्मिथ, उनकी बुक क्या थी? वेल्थ ऑफ नेशन। और उस किसने कहा धन का विज्ञान है? तो किस शास्त्री ने कहा था? अर्थशास्त्री किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने कहा था। दूसरी बात करते हैं, आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है? जेएम केन्स को कहा जाता है। और इसके बाद देन हम भारत की बात करेंगे। भारत में इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स तो आपके विश्वेश्वरैया हैं। क्लियर हुआ? तीनों पॉइंट को आपको यहाँ से ध्यान रख के याद करते चलिएगा, तैयार करते आप चलिएगा, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है कौन कौन से? छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाइयां, व्यक्तिगत मूल निर्धारण जो है किसमें निर्धारित होती है? तो आपका जो है इसमें, ठीक है। अर्थशास्त्र का वन लाइन में क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, और किसने कहा था? रॉबिन्स ने किया था। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थता है, किसने कहा था? रॉबिन्स ने ही कहा था, ठीक है। तो रॉबिन्स ने जो कहा था मैंने साथ में रखा है इसको, है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं मार्शल ने क्या क्या कहा, क्या कहा था। मार्शल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मार्शल ने क्या कहा था? पहला पॉइंट देखेंगे, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषाओं के जन्मदाता कौन है? मार्शल जी हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। और धन का विज्ञान किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने कहा था। क्लियर हुआ पॉइंट? इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है, ये शब्द किसने कहा था? ये शब्द किसका वाक्य है? तो मार्शल का वाक्य है। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यानी कि अर्थशास्त्र आर्ट एंड साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज आर्ट एंड साइंस किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, अगर हम इसमें चारों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक है। लेकिन याद क्या रखना है? तीन चार पॉइंट को आपको याद रखना। कल्याण संबंधित किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। आर्ट एंड साइंस किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। धन का विज्ञान किसने कहा था? आपका एडम स्मिथ ने कहा था। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसी तरीके से, वीडियो को पॉज करके भी, ठीक है। अर्थव्यवस्था का विज्ञान की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की समस्या, आर्थिक विकास, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग क्या था? अर्थव्यवस्था की समस्या थी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की बात करेंगे, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। भाई जो उत्पादन हमें किया है उसका वितरण कैसे हो, ये जो होता मेन समस्या थी। क्या उत्पादन हो और कैसे उत्पादन हो, क्या उत्पादन हो कैसे उत्पादन हो, ठीक। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, इसको इस पॉइंट को देखते हैं। देखिएगा, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह स्वामित्व जो होता, अस्तित्व जो होता है, क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, यानी कि मिक्स फार्मिंग होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लोक कल्याण होता है। समाजवादी हमने बताया क्या? अधिकतम लोक कल्याण होता है। और इकोनॉमिक्स पूंजीवादी का उद्देश्य क्या था? जो है आपका जन कल्याण था, ठीक। और आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या था? आपका जन कल्याण, कल्याणकारी समाजवाद, स्वामित्व का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी विचारधारा में नहीं आते हैं, जैसे कि आप इसमें देखेंगे प्रश्न क्वेश्चन बना हुआ है, कल्याणकारी विचारधारा में नहीं है, नहीं है। कौन से नहीं? पीगू नहीं है। कौन कौन से? मार्शल जी ने कहा है, सब कुछ आपने देखा, केनेन ने देखा, जीसी बोस ने कहा, ठीक। आर्थिक क्रिया के आधार पर जो है उत्पादन, उपभोक्ता, विनिमय है, ठीक है, प्रकार, ठीक। सोल्यूशन ने क्या कहा था? इनके अनुसार क्या कहा है? संसाधनों के आवंटन की तीन मौलिक जो होते समस्याएं होती है, इन्होंने कहा था। किसने कहा था तीन मौलिक समस्याएं होती है? तो सैमुअल्सन ने कहा था। अब आते हैं और चीजें, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बने हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अभी बेसिक कलाते चल रही है आपका। इसके बाद देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। केंद्रीय भंडारगार निगम की स्थापना कब हुई थी? 1957 को हुई थी। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऐसे इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। एपीसी की स्थापना की बात करते हैं फ्रेंड्स, एपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई। यानी कि आपका एफसीआई और एपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1965 की हुई थी। आपको इस दोनों को एक साथ में याद रखना है। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? 1950 को हुई थी। जो होता है केंद्रीय भंडारगार निगम की स्थापना कब? 1957 को हुई थी। और इसके बाद एफसीआई की बात करेंगे और एपीसी की बात करेंगे, कृषि मूल्य आयोग की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? दोनों की स्थापना 65 को हुई थी। एपीसी का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएपीसी कर दिया गया कब? 1985 को कर दिया गया। ठीक है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1997 में की गई। ठीक है, तो पहला की बात करेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना शुरुआत कब की गई थी? 1950 को की गई थी। और इसके बाद हम बात करेंगे भंडारगार। भंडारगार की स्थापना, ऐसे आपके भंडारगार निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1957 को की गई थी। अब बात करते हैं एफसीआई की स्थापना कब की गई थी, शुरुआत कब की गई थी? 1965 को की गई थी। और इसके बाद एपीसी, ठीक है, कृषि जो होता है मूल आयोग की स्थापना कब की गई? 1965 को। एपीसी का सीएपीसी नाम बदलकर कब कर दिया गया था? 1985 को कर दिया गया था। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1997 में किया गया था। क्लियर हुआ? इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसी तरीके से इसको ध्यान रखना होगा। क्लियर? बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अपना टॉपिक जो है, पहला टॉपिक क्या था? बेसिक चीजें थी। अब पहला टॉपिक आपका आ गया वन ट्रिलियन इकोनॉमिक्स, जो होता है इकोनॉमिक्स हेतु उत्तर प्रदेश की कृषि कार्यों में के माध्यम से योगदान, यानी कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स ऑफ यूपी। यानी कि यूपी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स हमारे भारत में जो हुई है, उसमें उसमें उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहा, किन किन में कितना कितना भागीदारी थी, कितना परसेंट की भागीदारी थी, इन्हीं सब बातों को हम जो है आज देखने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो आजादी के समय की बात हम कर लेंगे, इसके बाद जो आजादी की बात कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बात करते हैं हम आजादी के समय जो होता है भारतीय कृषि की स्थिति क्या थी, इसको देखना है। कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, कृषि जो है हमारे अर्थव्यवस्था के एक क्या है? प्रमुख घटक है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट भी बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि अत्यंत जो है पिछड़ी अवस्था में थी। ठीक है, उस समय कृषि में श्रम तथा भूमि का उत्पादकता कम थी। किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों से कृषि करते थे। कृषि कार्य केवल जीवन निर्वाह हेतु किए जाते थे। उस समय वाणिज्यीकरण का अभाव था। ठीक है, ये चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं, आपको इसी तरीके से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय कृषि की जो है वर्तमान स्थिति क्या है। भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति की जब बात करेंगे, भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आप जानते हैं, अभी एमएसपी पढ़ेंगे तो वहां क्या है, आपका धान का रेट क्या है, गेहूं का रेट क्या है, तो बढ़े हुए हैं। 2300 के आसपास जो है आपका धान का है, गेहूं का 2400 कुछ है, 2430, और इसका 2330-20 समथिंग। ठीक है, मोटे और पतले दोनों दो तरह के डिवाइड है। आज भारतीय कृषि भारत की खाद्यांश आवश्यकताओं को जो है पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश संपूर्ण खाद्यांश उत्पादन में गेहूं, मक्का, आम इत्यादि के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा? गेहूं हुआ, गन्ना हुआ, मक्का, और मतलब गेहूं, गन्ना, आम में
प्रथम स्थान जो है आपका उत्तर प्रदेश रखता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे जब बढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश की जो है कृषि अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रगति और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि क्षेत्र का विकास अत्यंत जो होता है आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछला भी रिवीजन आप पिछला पढ़े हैं वो तैयार है कि नहीं, तुरंत हम टेस्ट ले लेते हैं। पिछले में क्या क्या पढ़े हैं अभी, इसके पहले क्या पढ़ा है आपने, जो होता है एफसीआई की स्थापना और एपीसी की स्थापना। एपीसी का नाम जो है सीपी कब कर दिया गया, ठीक है, तो इसका 1965, इसका 1965 और 1950, ठीक है। और क्या था आपका भंडारगाह, कब 1957, ठीक, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यह निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला जो है अकेला क्या है, व्यवसाय ना कृषि उत्तर प्रदेश, ठीक है। कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की वजह से वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, डेयरी, पोल्ट्री, मांस, मछली, बागवानी इत्यादि गतिविधियों में रोजगार एवं रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। ये चीजें यहां से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम, यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं इसको ध्यान रखना है आपको। डाटाबेस है, भारत में राज्यों में उत्तर प्रदेश दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत की कुल सकल राज्य घरेलू उत्पादन की बात करेंगे 2023-24 में 24.39 लाख करोड़ था। कब था, 2023-24 में कितना, 24.39% करोड़ था। 2024-25 में बढ़कर क्या हो गया, 24.99 लाख जो होता है करोड़, लाख करोड़ से अधिक हो गया, ठीक है। कितना बढ़ोतरी हुई, तो इतना बढ़ोतरी हो गई, अधिक हो गया, जो राष्ट्रीय आय में 9.2% का योगदान करता है, ठीक है। तो कहे पहले कितना था, तो 23-24 में कितना था, 24.39%, ठीक है। अब हम बात करें बढ़कर कितना हो गया, 24-25 में 24.99 हो गया, जो कि हमारे राष्ट्रीय आय का 9.2% जो है योगदान करता है। क्लियर हो गया। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन में निर्भरता हासिल करने से राज्य आयोजित प्रायोजित योजनाओं में अनुकूल परिणाम जो है मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहां से ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू, गन्ना तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। तो आम हो गया आपका उत्तर प्रदेश, जैसे गेहूं हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, आम हो गया, दुग्ध हो गया, इसमें कितना है, प्रथम स्थान अपना रखता है। अब हम बात कर लेते हैं अपना जो है 2000 बजट 2024-25 की बात करते हैं, करंट है, इसको आपको ध्यान रखना है यहां से। अब उत्तर प्रदेश आपकी बात करेंगे 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के क्या है, तीन योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रथम क्या है, पहला क्या है, राज्य कृषि विकास योजना में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो राज्य कृषि योजना में कितना होगा, 200 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा, पहला हो गया। दूसरा बात करते हैं विश्व बैंक सहायतित यूपीसी एग्रिस्ट योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित होंगे, किसके, विश्व बैंक। प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा मापी यंत्र की स्थापना हेतु 20 करोड़ जो है रुपए का आवंटन किया जाए, ठीक है। ये चीज आपको यहां से ध्यान रखना पड़ेगा। तीन योजनाओं हेतु कुल जो है कितना, 460 करोड़ रुपए का आवंटित किया
गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहायता उत्पादक प्रदान करना है। ठीक है, ये चीज आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। वर्ष 21-22 में। ठीक है, वर्ष 21-22 में जब हम बात करते हैं, वर्ष 21-22 में बात करेंगे हम, तो वर्ष 2021 मतलब 21-22 में कुल 60 लाख कुंटल बीज वितरण किया गया, जिसमें खरीफ के लिए 4.842 लाख कुंटल तथा रबी हेतु जो है 5 मतलब 51.68 लाख कुंटल बीज वितरण किया गया। कितना किया गया? पहले कितना किया गया था? तो 60। इस समय क्या कम हो गया? प्रदेश की चयनित 27 मंडी स्थलों में आधुनिकरण योजना अंतर्गत जो है 26 जो है नवीन मंडी स्थलों का आधुनिकरण किया गया। ठीक है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। 65.3% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है तथा राज्य देश का लगभग जो होता है 19.78% अपना जो है खाद्यांश पैदा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की 65.3% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है तथा राज्य क्षेत्र में लगभग 19.78 खाद्यान्न पैदा करती है। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे और चीजें देखेंगे। मंडियां तो इतनी हो गई, तो आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं कुटीर उद्योग। बहुत से कुटीर उद्योग कृषि पर आधारित हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है, जैसे कि आपका मशरूम उद्योग हो गया, केचुआ हो गया, खाद हो गया, रेशम उद्योग हो गया, मधुमक्खी उद्योग इत्यादि जो है इसमें ध्यान रखते हैं। ठीक, आगे हम बात ये सब बूचड़ खाना होगा, एगोरा हो गया, इस सारी चीजें उसी में आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की पहल। अब उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार का की पहल की बात करेंगे। फल तथा खाद्यांशों का प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग, अनाजों का प्रसंस्करण, डबल रोटी, तिलहन, भोज पदार्थ, बिस्कुट आदि के उपयोग स्थापित करना। उद्योग जो है आदि का क्या है? डबल रोटी, तिलहन, भोज पदार्थ, बिस्कुट, इसका क्या है? मतलब उद्योग स्थापित करना का उद्देश्य था किसानों की आमदनी में वृद्धि और उसे स्थिरता प्रदान करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे चीज आप देखेंगे, सरकार ने कुटीर व्यवसायिक मूल्य में वृद्धि करना था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सरकार ने कुटीर उद्योग के लिए कम ब्याज दरों पर लोन देने की योजना बना रखी है। यह लोन निकास क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए मिल रहा है। किसके द्वारा? किसान क्रेडिट कार्ड के योजना के जरिए मिल रहा है। सरकार द्वारा मुद्रा लोन भी दिया जाता है। ये चीजें ध्यान रखना है आपको। ठीक, ये चीजें आप इसी तरीके से तो देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कृषि संबंधित आर्थिक सुधार की बात करेंगे हम। कृषि संबंधित जो है आर्थिक सुधार की बात करेंगे। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कुछ दशकों के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योग सेवा क्षेत्रों का योगदान तेजी से बढ़ा रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र में गिरावट आई है। ठीक है, भारत में 70% लोगों की जीविका कृषि पर निर्भर है। कितने परसेंट लोगों की जीविका कृषि पर निर्भर है? 70% जो है भारत में कृषि क्षेत्रों पर लोगों की जीविका
निर्भर है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो है कृषि में सुधार जो हुए हैं, इनको हम देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे कृषि में क्या क्या सुधार देखने को मिला है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद देश में राजनीतिक नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां थी। देश का सामाजिक और आर्थिक पुनः निर्माण एवं विकास था, क्योंकि उस समय जो होता 80% से भी अधिक जनसंख्या क्या थी, आजीविका कृषि पर निर्भर थी। इस समय क्या है 70%, उस समय क्या था जो है 80%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम आगे जब बढ़ते हैं आगे क्या है ये चीजें देखेंगे। विकास का पर्याप्त कृषि विकास भी था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ग्रामीण जीवन और कृषि में सुधार करना तात्कालिक सरकार की पहली प्राथमिकता थी। अब बात करते हैं उस समय कृषि सुधारों में से जुड़ी 3 अवधारणाएं थी। कौन कौन सी थी। पहला देखेंगे भूमि के राष्ट्रीयकरण को अनिवार्य माना गया। ठीक है, विनोबा भावे के ने जो है भूदान आंदोलन के अंतर्गत भूमि सुधारों को नैतिक दबाव के आधार पर तय करने किया गया। ठीक है, ये चीजें थी। तीसरा क्या था, 1989 में 1949 में कांग्रेस कृषि सुधार के प्रतिवेदन के स्थानीय लोकतांत्रिक ढांचे के अधीन भूमि सुधार तथा सहकारी खेती का पर बल दिया गया। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से देख लीजिएगा। ये चीजें देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां से। 1955 के ऑडी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा सामाजिक ढांचे के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों के निम्नलिखित उद्देश्य दिए गए। कितने हैं निश्चित उद्देश्य 6। ठीक है, पहला की बात करेंगे, वास्तविक किसानों को भूमि का वितरण। ठीक है, सरकारी सामुदायिक विकास योजनाओं का दबाव, प्रगतिशील किसानों की क्षमताओं में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, काश्तकारी अवधि की सुधार में निश्चित करना, ये सारी चीज, लगान का भुगतान, ये सब सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती थी। अब हम बात करते हैं सुधार क्या हुआ है। भूमि सुधार कार्यों में उठाए गए कदम, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या कदम उठाया गया है। पहला जो है बिचौलियों का उन्मूलन, यानी कि जो बिचौलिया होते थे वो जो है डायरेक्ट जो है, अब इस समय जैसे कि डायरेक्ट आप बिचौलिया दूर कर दिएगा, आप मंडी में ले जाते हैं, अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। काश्तकारी सुधार हुए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि की सीमा का निर्धारण, भूमि हदबंदी करना था, ये सारी चीजें यहां से। ठीक है, अब बिचौलियों का उन्मूलन में देखेंगे। ठीक है, यानी उन्मूलन का नष्ट कर देना, इस सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा जमींदारी और जागीरदारी जैसे बिचौलियों को समाप्त करना था। कृषि जांच रिपोर्ट 1951 के अनुसार जो है आजादी के समय व्यक्तिगत स्वामित्व की 57% कृषि भूमि पर जमींदारों का प्रभुत्व था। कुल किसान परिवारों में 20% लोग क्या है भूमिहीन थे। ठीक है, कितने परसेंट लोग भूमिहीन थे, 20% लोग जो है भूमिहीन थे। 2.5 एकड़ से कम भूमि प्राप्त किसानों का प्रतिशत कितना था, 38% था। कुल खेती योग्य भूमि का मात्र जो 6% हिस्से पर ही उनका अधिकार था, तथा 59% कृषि परिवारों के पास 5 एकड़ से कम भूमि थी, जो कुल खेती का योग का 16% थी, जिसके कारण जमींदारी व्यवस्था समाप्त किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बात करते हैं आगे, अनुच्छेद 31 में संशोधन करके ही भूमि सुधारों का लागू किया गया। काश्तकारी सुधार की बात करेंगे तो आप इसी तरीके से देख लीजिएगा। भूमि हदबंदी कानून आया था पंचवर्षीय योजना में, गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में लागू किया गया, ये चीज ध्यान रखना है। अब आते हैं 1991 में कृषि संबंधित आर्थिक सुधार।
ठीक है, कब किया गया था? 1991 में। ठीक है, भारत के लिए अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और बढ़ती मुद्रा स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए इसे उदार बनाना महत्वपूर्ण था। आर्थिक और कृषि सुधारों के लिए तीन मुख्य पहलू थे: उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिसका उद्देश्य उत्पादित खाद्यान्न की मात्रा को दोगुना करना था। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, आप देख लीजिएगा इसको इसी तरीके से। आर्थिक सुधार और कृषि क्षेत्र में प्रभाव आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहां से ध्यान रखना है। ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है। कृषि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में कृषि सुधार के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से थे? पहला महत्वपूर्ण कदम क्या था? राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना। दूसरा क्या था? कृषि उपज और पशुधन विपणन। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, कृषि वानिकी जो होता है योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन, यूनिवर्सल राष्ट्रीय बांस मिशन। ये सारे क्या थे? इसके महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। ठीक है, आपको इसी तरीके से इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अपना दूसरा टॉपिक आ जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, और सीपीसी मतलब जो होता है एफसीआई की स्थापना 1965 में। तो इसमें 65 करके इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके रिनेम कर दिया गया था आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। कब? 1985 में, अभी हमने बताया था। आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पहला जो है एमएसपी कब लागू किया गया था। तो जो आपका ग्रे रेगुलेशन आया था 1966-67 के दौरान, जो है पहला जो है आपका फर्स्ट एमएसपी लागू किया गया था। एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी होता क्या है? तो वर्ष में 2 बार लागू किया जाता है एमएसपी। फसल की बुआई से पूर्व लागू होता है और कितनी फसलों पर लागू है? 23 फसलों पर लागू मौके, एक प्लस शुगर केन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य दर। वह दर है जिस पर सरकार किसानों से जो है फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और वह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इससे किसानों का समर्थन करती है। अब 23 फसलें की हम बात करते हैं, जो 23 फसलें हैं और एक जो आपका गन्ना आ जाता है। 23 फसलों की जब बात करेंगे तो आप सीरियल में चलेंगे। अनाज वाली फसलों में 7 है। ठीक है, पहला पैडी हो गया, सामान्य ग्रेड पे होता है, इस पे एक पतला धान एक मोटा धान। ठीक है, तो इसके बाद गेहूं, मेज, मक्का, सोरघम हो गया, फल मिलेट हो गया, बादले हो गया, रागी हो गया। मक्का में भी 2 तरीके, ये हो गया। पल्स दलहन की बात करेंगे 5 है। चिकपी से ग्राम कहा जाता है। ठीक है, तुर हो गया, मूंग हो गया, उर्द हो गया, लेंटिल हो गया, ये इसमें आपके पल्स में आते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ऑयल सीड की जब बात करेंगे और आपका कॉमर्शियल क्रॉप, ऑयल सीड में कौन कौन से हैं? पीनट हो गया, जिसे मैंकी नट कहा जाता है। ठीक है, रेड सीड हो गया, सोयाबीन हो गया, सिसमम हो गया, सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर हो गया, नाइगर सीड हो गया। ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप की जब बात करेंगे, कोपरा हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया और रॉ जूट हो गया। ये थे न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश के कारक, CACP भारत सरकार द्वारा लागू होता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। ठीक है। यह फसल की मांग एवं पूर्त बाजार मूल्य पद्धतियां, मुद्रा, ये सब जो है तथा पानी उपयोग, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच खेती आदि कारकों पर विचार भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उत्पादन की लागत आप देख सकते हैं। अब देखो A2 लागत, A2 कास्ट, A2 कास्ट किसे कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। A2 कास्ट किसे कहा जाता है ध्यान रखना। इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई इत्यादि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। A2 कास्ट में कौन कौन से व्यय शामिल होते हैं? प्रत्यक्ष व्यय। पूछ लेगा कीटनाशकों और श्रम पट्टे पर दी गई भूमि किस कास्ट के अंतर्गत आती है? A2 कास्ट के अंतर्गत आती है, AC के कास्ट के अंतर्गत आती है। इसको आपको यहां से ध्यान रखना है। अब इसको देखेंगे, इस कास्ट को क्या है? A2 प्लस FL लागते कास्ट। इसके तहत A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक परिश्रम एवं अधरूपित मूल्य शामिल होते हैं। किसके तहत? A2 और F2 लागते के तहत। ठीक है। आगे फ्रेंड्स बढ़ेंगे हम। A2 लागते, A2 लागते की जब बात करेंगे हम, A2 लागते क्या होती हैं इसको आप इसी तरीके से देखिएगा। A2 कास्ट मतलब C2 कास्ट, सॉरी, यह एक अधिक व्यापक लागत है क्योंकि इसके अंतर्गत A2 प्लस F2 FL में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा व्यय को भी शामिल किया जाता है। न्यूनतम समर्थक मूल्य की सिफारिश करने वाले देख रहे हैं। ठीक है। आपको यहां से इसको ध्यान रख लीजिएगा। MSP बराबर क्या है? A2 प्लस FL प्लस C2 का। अब एक बात करते हैं हम केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर और कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर भी अंतिम निर्णय लेती है। कौन? केंद्र सरकार। अब बात कर लेते हैं, ये चीजें आपको फसल, इसमें आपको ऐसे चार्ट बना करके आप इसको स्वयं अपने हाथों से लिखिएगा। जब स्वयं से लिखेंगे फ्रेंड्स तो आपका चीजें तैयार होता है। ठीक है। जैसे हमने बताया 23 फसलों और एक गन्ना पे होते हैं, आपको इसी तरीके से ये चार्ट आप बनाइएगा खुद और आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब आते हैं 2 पेज और बचे हुए हैं। कृषि संबंधित आर्थिक सुधार की जब बात करेंगे, कृषि संबंधित आर्थिक क्या क्या सुधार हैं उत्तर प्रदेश में, कृषि संबंधित क्या सुधार किया गया है पहला देखेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का मूल उद्देश्य कृषि विकास की या जो है गति प्रदान करने के साथ साथ फसल उत्पादन तथा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना है, जिससे प्रदेश में के कृषकों की आर्थिक स्थिति में, यानी कि क्या संबंधित सुधार है, यही कि मतलब जब हम कुछ जो भी सुधार करें तो हमारी आर्थिक स्थिति उसमें चेंजिंग जो हो वही जो हमारे सुधार है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम फ्रेंड्स। तो आगे जो है कृषि के आर्थिक संबंधित किए जा रहे प्रयास, इसमें आप देखेंगे जो जो प्रयास किया जा रहा है, कृषि उत्पादन की विकास दर प्रति वर्ष 5.1% बनाए रखते हुए खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृषि की नवीन तकनीकी का प्रचार प्रसार करना, यानी कि एक्सटेंशन, विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं वृद्धि हेतु विभिन्न उपज पालन योजनाओं के एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश भूमि सुधार आप इसी तरीके से जो आपकी अनुसूची 9 क्या है, इससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है।
तो वही जो प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में करके 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, किससे संबंधित? भूमि सुधार से संबंधित थी। स्वतंत्रता प्राप्त भूमि सुधार के संबंध में जेसी कुमारपन समिति का गठन किया गया था। ये चीजें हैं। अब इसके बाद जो आप ये चीजें यहां से इसको चीजों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसको ध्यान रखिएगा। अभी हमने पढ़ा क्या, जो हमने सन याद कराया था, कौन कौन सा था? पहला तो आपको FCI याद रखना है, FCI 1965, APC 1965, इसका नाम CACP कब कर दिया गया था? 1985। ये चीजें भंडारगिरी था 1957 और 1950। ये हमने 5 सन को देखा था अभी। अब यहां देखिएगा, उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम कब? 1939 को। लगान वसूली अधिनियम कब लागू किया गया था? 1959 को लागू किया गया था। अवध उप बंदोबस्त अधिनियम 1886। अवध के लिए प्रथम लगान अधिनियम 1868। ठीक है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। ठीक है, ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। ठीक है, ये चीजें आपको फ्रेंड ऐसे ही ध्यान रखना है। इसको 1 से 2 बार देखिएगा, आपको तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चीजें आपको जो है पढ़ने वाली और तैयार करने वाली चीजें हैं, तो आप देखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अब जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कृषि कार्यक्रम किया गया था, ये चीजें आपको उसी में देख लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रदेश में नाबार्ड। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में नाबार्ड तथा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धन राशि में जलागम विकास निधि का सृजन किया गया। किसका निधि सृजन किया गया था? जलागम विकास निधि का सृजन किया गया था। अब इसके बाद जो है कृषि विविधीकरण योजना प्रदेश में 27 जनपदों में लागू की गई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, APC परीक्षण, IPC, IPM, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट परीक्षण, किसान मित्र परीक्षण, बायोग्राफ योजना, कृषकों का भ्रमण। ठीक, तो इसके बाद जो है चीजें आप यहां से देख लीजिएगा। टोल फ्री नंबर क्या होता है, ये चीज आपको 1800-180 और जो है 15 क्या हो। अब फ्रेंड्स, अगला अपना टॉपिक क्या है? कृषि की योजना। कृषि की योजनाओं के बारे में हम लोग जो देखेंगे, कृषि की योजनाएं और भारत सरकार की योजनाएं। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।